नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो हमारा लेक्चर है उसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है नेमराज सुंडा में। उसमें अब हम देखो, अब हमारा चैप्टर शुरू हो गया जनरल एग्रीकल्चर। उसमें जनरल एग्रीकल्चर में आपको पूरा करंट दिया होगा, है ना, ज्योग्राफिकल एरिया, ये वो सब, वो करंट वाला पार्ट है। करंट वाला पार्ट हम लास्ट में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी पढ़ा दूंगा तो जब ये 2 से 3 महीने 4 महीने बाद जब ये बुक की सीरीज कंप्लीट होगी तब तक कई सारी चीज़ें बदल जाएगी। तो जो करंट अफेयर है वो अलग से एक साथ में पढ़ा दूंगा, इसलिए जो यहाँ पर स्टैटिक चीज़ें हैं जो जो कभी नहीं बदलती वो वाली चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बुक के हिसाब से देखोगे तो आपका नेमराज सुंडा जो कॉम्पिटिटिव बुक है, आपकी कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर नेमराज सुंडा, उसमें आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला जो है अगला टॉपिक है। सिस्टमेटिक चल रहे हैं, बुक को पूरा सिक्वेंस में लेके चल रहे हैं। अब जो आगे जो टॉपिक आएंगे उसमें आपकी जो ये वाली बुक है, ये वाली बुक और ये वाली बुक दोनों क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी। क्योंकि अभी तक हम ये वाली बुक लेके चल रहे थे इंपॉर्टेंट फैक्ट तक। इसके बाद जब हम साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन वगैरह पढ़ेंगे तो ये दोनों बुक जो है कंपाइल हो जाएगी। दोनों बुक का कंटेंट जो है एक साथ लेके मैं कराऊंगा, ताकि दोनों बुक में आपको दिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए। अब ये तो जस्ट फैक्ट ही है ना, सीधे सीधे आपको यहाँ पर याद करना है, पढ़ना है, कुछ बेसिक चीजें होगी तो यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ देखोगे मोस्ट पॉइजनस पोल्यूटेड इन वाटर, मतलब जल का जो सबसे जहरीला जो प्रदूषक है वो कौन सा है ना। यहाँ क्या बोलना चाह रहा है, जल का सबसे विषाक्त जो है प्रदूषक जो है वो कौन सा है। विषाक्त मतलब सबसे जहरीला जो है प्रदूषक, पोल्यूटेंट कौन सा है। तो ये जो होता है ना बच्चा, सबसे जहरीला प्रदूषक, देखो वैसे तो होती है मरकरी सबसे जहरीली है, पर यहाँ पर जो बुक में है ये किसी ना किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या दिया है, आर्सेनिक दिया है। क्या दिया है, आर्सेनिक दिया है। आर्सेनिक क्या दिया है, आर्सेनिक। बट जो मोस्ट, अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मरकरी। मरकरी जो है सबसे खतरनाक है, मरकरी जिसको हम पारा बोलते हैं, ये सबसे खतरनाक है। ठीक है ये, लेकिन वहाँ क्वेश्चन पूछा था जिसमें फास्टफूड ऑप्शन था, आर्सेनिक था। ठीक है, और एक और डिटर्जेंट था ऑप्शन में। तो फिर आर्सेनिक जो है करेक्ट वाला लिया गया था, क्योंकि ये फैक्ट जब आप पढ़ते हो तो ये फैक्ट आपको देखना पड़ेगा कि ये कहीं क्वेश्चन तो नहीं था प्रीवियस ईयर। अगर ये क्वेश्चन था तो उसमें ऑप्शन आर्सेनिक था, इसलिए आर्सेनिक टिक लगाया है। लेकिन सबसे खतरनाक जो है वाटर का पोल्यूटेंट है वो है मरकरी। ठीक, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजन इज फाउंड इन, मतलब ओजन परत का सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन, सबसे ज्यादा जो सांद्रता है वो किस जो है कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं ओजोन की सबसे अधिक सांद्रता बोल सकते हैं, सांद्रता जो है पाई जाती है। तो सबसे अधिक सांद्रता आपको कहाँ मिलती है बच्चा, अगर हम बनाएं इसको, ये अगर ऐसा हम बना देते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, ये आपकी पृथ्वी है, तो ये आपका मिलता है आपका यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर जिसको शोक मंडल बोलते हैं। दूसरा हमारा आता है स्ट्रेटोस्फीयर जिसको हम बोलते हैं क्या, समताप मंडल। ठीक है, ये ट्रोपोस्फीयर है, ये स्ट्रेटोस्फीयर है, मतलब ये है आपका शोक मंडल, दूसरा है समताप मंडल, इसी को स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। और यहीं पर बीच में एक लेयर होती है निचली साइड, जैसे 20 से 30 किलोमीटर का जो 20 से 25 या 20 से 30 किलोमीटर का जो रेंज होता है, यहाँ पर जो है ओजोन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। ओजोन का जो कंसंट्रेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर अब हम स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, निम्न समताप मंडल में। ठीक है, क्या आ जाएगा, निम्न समताप मंडल, निम्न समताप मंडल में। ठीक है, ये इसका आंसर है, निम्न समताप मंडल में। और वैसे अगर ऑप्शन हो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मिजोस्फीयर, तो समताप स्ट्रेटोस्फीयर लगाना, समताप मंडल। लेकिन अगर ऐसा हो अपर स्ट्रेटोस्फीयर, मिडिल स्ट्रेटोस्फीयर या लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, तो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे ज़्यादा होता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट मतलब वन संरक्षण अधिनियम, है ना, क्या आ जाएगा, वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो ये आया था बच्चा 1980 में, याद रखना। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1980 में आया था। क्या था इसके पीछे, सीधी सी बात है कि जो वन हमारे काटे जा रहे थे इनको कहीं ना कहीं बचाना, उसको संरक्षित रखना, वन में कुछ ऐसी प्रजातियां होगी पेड़ पौधों की जो लुप्त हो रही होगी, उनको बचाना, इसलिए वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था। द टेस्ट हैज़ सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी, कि मतलब जल का जो स्रोत है या बॉडी है ना, वाटर बॉडी जल का जो स्रोत है, उसमें उसके अंदर
खुद को शुद्ध करने की जो क्षमता है, खुद को शुद्ध करने की क्षमता किस टेस्ट से मापी जाती है? मतलब वाटर बॉडी मतलब जल जो है बॉडी को आप बोल सकते हो वाटर बॉडी, बॉडी मतलब बोल सकते हो आप इसका तट या भाग, है ना। अ, जल स्रोत लिख सकते हैं, जल स्रोत का स्वयं स्वयं शुद्ध सेल्फ शुद्ध करने की क्षमता को मापा जाता है ना, मापा जाता है किससे? मतलब जो वाटर बॉडी है उसको जो है उसके अंदर जो वाटर बॉडी जैसे पानी भरा हुआ है, आपने देखा होगा कि कोई पानी भरा हुआ है ना, पानी भरा हुआ उसके अंदर अपन कोई मिट्टी वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, मिट्टी वगैरह डाल देते हैं तो वो गंदा हो जाता है। पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पानी अपने आप जो है क्या हो गया, शुद्ध हो गया, मतलब क्या हो गया, क्लीन हो गया। तो ये जो टेस्ट है या कैसे पता करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बीओडी टेस्ट। बीओडी टेस्ट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट। ये होता क्या है जनरली, देखो अगर बीओडी ज़्यादा है, बीओडी ज़्यादा है तो पानी जो होगा वो क्या होगा, अशुद्ध होगा। पानी का जो लेवल है, अगर बीओडी ज़्यादा है तो पानी क्या होगा, वो अशुद्ध होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। बीओडी अगर ज़्यादा है तो पानी क्या होगा, अशुद्ध होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पानी होता है, वाटर बॉडी होती है, तो सीधी सी बात है उसका हम सैंपल लेते हैं, उसके अंदर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ है उसको अपघटित करते हैं, अब जो कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसको अवशोषित करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, कि अगर जो पानी के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करते हैं। ठीक है, कार्बनिक जो ऑर्गेनिक मैटर है उनका डिकम्पोज करते हैं, उसको डिकम्पोज अपघटन करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर घुली हुई जो ऑक्सीजन है, वो जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको अवशोषित करते हैं, मतलब एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर काम करता है, इसी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन या मोस्ट कॉमनली डिसइंफेक्टेड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, जल को शुद्ध करने के लिए, ठीक है, जल को शुद्ध करने के लिए जो डिसइंफेक्टेंट है ना, जो है ना वाटर प्यूरिफिकेशन डिसइंफेक्टेंट, तो जल को शुद्ध करने के लिए जो डिसइंफेक्टेंट है कौन सा है, सामान्य सामान्य डिसइंफेक्ट कौन है, तो वो है क्लोरीन। क्लोरीन की गोली हम अक्सर डालते हैं, ठीक है, क्लोरीन की गोली हम हमेशा डालते हैं वाटर को, पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की गोली हम डालते हैं। क्लियर है। इसके अलावा जब बात करते हैं गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, मतलब जो अम्लीय वर्षा है, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार जिम्मेदार गैस, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो अम्लीय वर्षा के लिए आपको पता है क्या होता है, SO2 और NO2, ये दोनों जो गैस है वो अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अम्लीय वर्षा आपने देखा होगा ताजमहल का जो है मार्बल का बना होता है, उसका पीला पड़ने का कारण ही अम्लीय वर्षा है। आप कभी आपने देखा होगा कि आप खड़े हो और व्हाइट शर्ट पहना हुआ है तो वहां से पीले पीले कलर के धब्बे आपके शर्ट के ऊपर हो गए, वही अम्लीय वर्षा का कारण है। पॉल्यूटेंट फ्री अल्टरनेटिव टू पेट्रोल फॉर द ऑटोमोबाइल्स, वैसे आपका काम का नहीं है पर फिर भी देख लो, इसको बोलते हैं प्रोपेन। ठीक है, इसको और बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रोपिलीन, प्रोपिलीन भी कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का बना हुआ होता है ये जो है, जो पेट्रोल होता है ऑटोमोबाइल्स के लिए, जो पेट्रोल यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ उसका एक विकल्प है प्रदूषक फ्री, पोल्यूटेंट फ्री रखने के लिए। द गैस रिस्पॉन्सिबल प्रोपास गैस ट्राजिडी, ठीक है, 2 और 3 दिसंबर, मतलब 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर की सुबह जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, वो क्या थी, कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIS, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की वजह से। और इस गैस का उपयोग क्या बनाने में इस्तेमाल हो रहा था, कार्बोरिल। ठीक है, ये MIS वाज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, कौन सा, कार्बोरिल, कार्बोरिल बनाने में, कार्बोरिल इंसेक्टिसाइड बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट का। स्प्रिंग जो है, साइलेंट स्प्रिंग बुक जो 1962 में लेके आए थे, ये कौन आए थे, ये आए थे रिकल कार्सन।
ठीक है, रिकल कार्सन ने ये बुक लिखी थी। ठीक है, लार्जेस्ट ओशन का है तो पैसिफिक ओशन जो है सबसे बड़ा है। नाबार्ड कब बना था, तो 12 जुलाई को बना था, हमने पढ़ चुके हैं। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। इनके जो पहले चेयरमैन थे वो थे कौन, शिवारमन। ठीक है, शिवारमन। और क्राफिक आफ्ट कमेटी की जो है रिकमेंडेशन पर ये बना था नाबार्ड। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आरबीआई जो है हमारा जो है रिजर्व बैंक, या कब आया था, ये आया था 1935 में। एक्ट कब बना था, एक्ट बना था 1934 में। नेशनलाइजेशन कब हुआ था आरबीआई का, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण की बात करें, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन उसका हुआ था 1949 में। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में। कब आया था, 1935 में। एक्ट कब आया था, 1934 में। प्रोटीन आर मेड अप फ्रॉम दी चेन ऑफ, जो प्रोटीन है वो किससे बने होते हैं, हिंदी में बोल रहा हूँ, प्रोटीन किसके बने होते हैं, प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड के, एमिनो एसिड के बने होते हैं। प्रोटीन किसके बने होते हैं, एमिनो एसिड के बने होते हैं। ठीक है, चेन होती है, एंटी कोडन कोड यहाँ पर काम करता है, तो प्रोटीन जो है एमिनो एसिड के बने होते हैं। हिंदी बोल रहा हूँ, लिख लेना। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन इज मेनली ड्यू टू, मतलब ओजोन का क्षरण जो है मुख्य रूप से किस कारण से होता है। ठीक है, ओजोन क्षरण की बात हो, डिप्लीशन का मतलब होता है क्षरण। ठीक है, ओजोन क्षरण, ओजोन क्षरण का जो है मुख्य कारण क्या है, तो सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है मुख्य कारण है ओजोन के डिप्लीशन का, ओजोन के क्षरण का। 1 मोलिक्यूल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक मोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो वो डिस्ट्रॉय कर देता है 1000 मोलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। ओजोन के 1000 मोलिक्यूल्स को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ओजोन बोलो, हिंदी में ओजोन बोलो, ये इसको O3 से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, गैस फील्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब कि जो आग बुझाने वाले जो है यंत्र है, सिलेंडर है ना, उसके अंदर गैस कौन सी भरी होती है, CO2 भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई होती है। ठीक है, आग बुझाने वाले जो सिलेंडर होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ठीक है, अग्निशामक जो होते हैं, वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। प्लाव विच इज यूज टू टर्न ओवर द सोइल, सोइल को टर्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाला पाल कौन सा है, तो वो है एमबी प्लाव, मोल्ड ब्लोल्ड प्लाव। एमबी प्लाव जो है वो मिट्टी को क्या कर देता है, पलटता है, टर्न करता है। कार्बोहाइड्रेट विच ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो केवल और केवल एनिमल कोशिकाओं में, जो पशुओं की कोशिकाओं में पाई जाती है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, रिसेंटली बैन पेस्टिसाइड, अब रिसेंटली बैन पेस्टिसाइड तो बहुत सारे हैं, हो ठीक है, बहुत सारे रिसेंटली बैन पेस्टिसाइड, जैसे कि इंडोसल्फान है आपका, बोनोमिल है, इंडोसल्फान है, थायोमिथाइल है, ठीक है, कार्बोरिल भी है, और मिथाइल पैराथियन है, बहुत सारे। तो अभी रिसेंटली और भी है, इंडोसल्फान, इंडोसल्फान है, मिथाइल पैराथियन, मिथाइल पैराथियन, कार्बोरिल, कार्बोरिल है, ये सारे जो है बैन है। फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड, तो सबसे पहला ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हुआ था किस पर, मक्का पर। किस पर, मक्का पर। पढ़ चुके हैं, कब शुरू हुआ था, 1957 में। सबसे पहला भारतीय समन्वित जो है अनुसंधान जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था मक्का के ऊपर 1957 में, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर फर्स्ट नेशनल रिसर्च सेंटर, जो पहला जो है राष्ट्रीय, हम बोल सकते हैं क्या, अनुसंधान केंद्र बनाया गया था, वो कौन सा था, वो था ग्राउंडनट पे। किस पे था, ग्राउंडनट, मूंगफली पर, मूंगफली पर। और कहाँ से, राजमुंदरी, राजमुंदरी, ठीक है, राजमुंदरी में, राजमुंदरी जो है, जो हमारा ग्राउंडनट कहाँ पर है, राजमुंदरी नहीं, जूनागढ़, राजमुंदरी जूनागढ़ जो है, हम कह सकते हैं जूनागढ़ गुजरात में, राजमुंदरी जूनागढ़, जूनागढ़ गुजरात में सबसे पहला ग्राउंडनट का जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू हुआ था। रीजनल इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड, ओशियन और एटमॉस्फेयर। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा था, जीवित जीव की बात कर रहे हैं, किसकी, जीवित जीव जो आपको कहाँ मिले, भूमि पर, जीवित जीव कहाँ मिलेगा, भूमि पर। ओशन मतलब समुद्र, मतलब पानी पर, समुद्र की बात हो रही है, मतलब जल, पानी की बात हो रही है। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल में, वायुमंडल, ठीक है, तीनों। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं तीनों बता देता हूँ। ये हो गया एटमॉस्फेयर, ठीक है, लिथोस्फियर,
मतलब लैंड हो गया, भूमि हो गई, और हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, तीनों में जीवन है, उस तीनों को मिलाकर हम क्या कह देते हैं, इन तीनों को मिलाकर हम कह देते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या कह देते हैं, बायोस्फीयर। आंसर क्या आ जाएगा, बायोस्फीयर। जीवन की बात हो रही है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। नेम ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस फूड देमसेल्व्स थ्रू द फोटोसिंथेसिस। ऐसे प्लांट का ना क्या कहेंगे, ऐसे प्लांट को क्या कहेंगे जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बनाता है, उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉफ, या इसी को बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ, या इसी को हम बोलेंगे क्या, प्रोड्यूसर। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर। उत्पादक, क्या बोलेंगे, उत्पादक। इसको क्या बोलेंगे, उत्पादक बोलेंगे, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको प्रोड्यूसर कहते हैं, या फोटोट्रॉफ बोलते हैं, या ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है। गेट प्रपोजल लैटिन वर्ड मीन्स सिस्टम ऑफ इट्स ओन, इसका नाम था सुई जेनरिस। सुई जेनरिस ये वर्ड, इसका मतलब था सिस्टम ऑफ इट्स ओन। सिस्टम ऑफ इट्स ओन शब्द से, नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये तो एक बेसिक चीज़ें हो गई। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी, जैसे नीम पेटेंट जो है इंडिया ने जीता था। क्या था, नीम पेटेंट। ठीक, नीम पेटेंट कब, 2005 में। GR ग्रेस कंपनी ऑफ अमेरिका, कंपनी ऑफ USA। ठीक है, नीम पेटेंट जीता था 2005 में, मार्च 2005 में। ठीक, कंपनी सिंस 1999। दूसरा था नॉर्दर्न स्टेट की बात करते हैं, उत्तर पश्चिम या उत्तरी क्षेत्र में जो है विंटर में, ठंड के समय में भी क्या होता है, बारिश होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे ठंड के समय में है ना, रबी सीजन में ठंड के समय में भी क्या होता है, बारिश हो जाती है, इसको मावट बोलते हैं, तो उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, और 30-35% बारिश उससे उसकी वजह से भी होती है। ठीक है, और आपको बताया गया कि एग्रीकल्चर कब आया था, 1975 में, 7500 BC में आया था, जब वीट और बार्ले की खेती की गई थी। ये हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था। ठीक है, MSP वाली जो बात आएगी, MSP जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1965 में शुरू हुआ था, तो लगभग जो है 23-22 क्रॉप जो है नॉर्मल एक FRI पे होती है ना, फेयर रिन्यूमरेटिव प्राइस पे, FRP पर होता है गन्ने का, शुगर केन का। तो ये MSP भी आगे हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर बुक में है तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक आता है यहाँ पर, एक टर्म है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, ठीक है, यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, एक वर्ड आपके बुक में दिया हुआ है यूट्रोफिकेशन, इसका मतलब समझना। ठीक है, यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है, समझ लो, जैसे मान लो ये क्या है, ये मान लेते हैं कि झील है। ठीक है, ये क्या है, लेक है। इस लेक के ऊपर क्या होता है, न्यूट्रिएंट का एक्युमुलेशन हो जाता है, मतलब ये ऐसी काई जम जाती है ना, ये मान लो ये एक्युमुलेशन हो गया। नीचे क्या है, अंदर तो पानी है। ठीक है, ये अंदर क्या है, पानी है, ये अंदर पानी है, और ऊपर जो है क्या हो गया, न्यूट्रिएंट का एक्युमुलेशन। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, यहाँ पर हो गया न्यूट्रिएंट एक्युमुलेशन। ठीक है, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पोषक का इकट्ठा होना, न्यूट्रिएंट एक्युमुलेशन हो गया बाय ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरवेंशन और नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस, या तो क्या होगा, प्राकृतिक तरीके से, या मानव के हस्तक्षेप से झील के ऊपरी सतह पर न्यूट्रिएंट का जमा होना। ठीक है, पोषक का जमा होना। ठीक है, या तो नेचुरल प्राकृतिक प्रक्रिया से, या मानव के हस्तक्षेप से झील के ऊपरी सतह पर न्यूट्रिएंट जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है, काई जम जाती है, उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। क्लियर है, चलिए। तो ये बेसिक चीज़ थी बच्चा, इस लेक्चर के अंदर हम सारी चीज़ जो है बुक की कवर करते हुए चल रहे हैं। आपको जो नमरा सिंडा बुक में दिया हुआ है वो सब हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, आप बुक के साथ पढ़ते जाइए। शुरुआत है, धीरे धीरे पूरी बुक भी हम कंप्लीट करेंगे। दोनों बुक की बात करी मैं, दोनों बुक आपको कंपाइल यहाँ पर करवा दूंगा मैं। ठीक है, अभी तक हम जो है कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर चल रहे थे, अभी इसमें आप देखोगे कि अब जो आगे आगे जो टॉपिक आएंगे वो इन दोनों बुक को हम कंपाइल कर देंगे। जो निमरा सुंडा की दोनों है, बेसिक एग्रीकल्चर और एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, दोनों को कंपाइल कर देंगे, तो दोनों का कंटेंट आपका बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा।
कुछ अलग से बुक खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बुक है तो आप वीडियो के साथ साथ जब पढ़ते हो देखते हो तो एक बार रीडिंग लगा लिया करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तो ये शुरुआत थी, बेसिक बेसिक चल रहे थे, अभी जनरल पे आए हैं, धीरे धीरे एग्रोनॉमी पे जाएंगे, सोइल इंटोमो पे, तो सारे सब्जेक्ट हम पूरी बुक के कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।